दोस्तों आज से 20 दिन पहले चाइना ने अपने डिफेंस बजट को 6.6% बढ़ाकर 13,68,000 करोड़ रुपए कर लिया। जहां आज के टाइम सारी दुनिया अपने हेल्थ बजट को बढ़ा रही है, वहीं चाइना ने अपने डिफेंस बजट को 6.6% बढ़ाकर सभी को चौंका दिया। चाइना का डिफेंस बजट आज 13 लाख करोड़ रुपए के करीब है, और वही अगर मैं अपने इंडिया के डिफेंस बजट की बात करूं तो 2019 में ये करीब 3,37,000 करोड़ रुपए के करीब था। दोस्तों ये जो चाइना है, ये ट्रेड के मामले में भी पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है। ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इसलिए आज ये इतना पावरफुल कंट्री है। दोस्तों ये 2019 का डेटा है, जब चाइना ने पूरे दुनिया भर में $2.499 ट्रिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए। दोस्तों चाइना इतना एक्सपोर्ट इसलिए कर पाता है दुनिया भर में, क्योंकि चाइना जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है पूरी दुनिया भर में, उसकी प्राइस तो बहुत कम होती है और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों एक्चुअल में चाइना सबसे ज़्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। चाइना अपने टोटल एक्सपोर्ट का 16.8% पार्ट एक्सपोर्ट करता है, वही इंडिया को करीब 3%। दोस्तों चाइना एक्सपोर्ट के मामले में यूएसए को भी क्लियरली डोमिनेट करता है। देखो, जो टोटल यूएसए एक्सपोर्ट करता है चाइना का, वो 106 बिलियन डॉलर के करीब, और यूएसए जो चाइना से इंपोर्ट करता है वो 451 बिलियन डॉलर के करीब। तो 345 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर बनता है इनके बीच। और अगर आपको ट्रेड डेफिसिट नहीं पता कि होता क्या है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट का बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देख लो। और वही अगर इंडिया चाइना ट्रेड की बात करूँ तो यहाँ भी चाइना का ही डोमिनेंस है। देखो, इसमें 2019 में इंडिया करीब 16 बिलियन डॉलर के करीब चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा था, और वही चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से 4 गुने से भी ज़्यादा करीब 68 बिलियन डॉलर है 2019 में। दोस्तों साफ दिखता है कि चाइना का डोमिनेंस सिर्फ छोटी कंट्रीज पर ही नहीं, यूएसए जैसी सुपर पावर पर भी है। तो दोस्तों आज हम यही बात करेंगे कि कैसे आज चाइना का डोमिनेंस है पूरे दुनिया भर में। देखिए दोस्तों, चाइना यहाँ पर अलग ही टैक्टिक्स यूज करता है, तो आज इन्हीं टैक्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहला जो टैक्टिक है चाइना का, वो तो है उसका खुद का प्रोडक्शन रेट। चाइना बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। दोस्तों अगर स्टील प्रोडक्शन की बात करूं तो इंडिया ने 2019 के अकॉर्डिंग करीब 111 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस किया। वहीं अगर जापान की बात करूं तो 99 मिलियन टन, और यूएसए की बात करूं तो 88 मिलियन टन। वहीं अगर चाइना की बात करूं तो 996 मिलियन टन इसने प्रोड्यूस किया। मतलब अगर इस टॉप 10 के 9 कंट्रीज के स्टील प्रोडक्शन को अगर जोड़ भी दूं तो भी वो चाइना के आसपास नहीं आते। और वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की बात करूं तो चाइना यहाँ भी प्रोडक्शन के मामले में बहुत ज़्यादा आ गया। दोस्तों वहीं जो दूसरा टैक्टिक जो चाइना यूज़ करता है वो है दूसरे देशों की मार्केट की प्रोडक्ट को डिमांड से हटा देना। मतलब ये कि मेड इन चाइना वाले प्रोडक्ट को चाइना से बाहर दूसरे देशों के मार्केट में लाकर उस देश की कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर देना। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल अभी देता हूँ आपको। आप मुझे ऐसे मोबाइल फ़ोन के नाम बताइए जो चाइनीज़ है। ईजी है, आप बोलोगे रेडमी, शाओमी, वीवो, ओप्पो, ये सारे चाइनीज़ फ़ोन्स हैं, है ना। अब आप मुझे इंडियन मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के नाम बताओ, सोचो कितने आपको पता है। अब नोकिया मत बोल देना, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। हमें एक्चुअल में बहुत ही कम इंडियन मोबाइल फ़ोन्स कंपनी के नाम पता है। दोस्तों तो ये चीज़ शो करती है कि चाइनीज़ फ़ोन्स की डिमांड कितनी है इंडिया में। अब देख भी लो कौन कौन सी इंडियन मोबाइल फ़ोन कंपनी है, ये स्क्रीन में आया, पॉज करके देख लेना। और दोस्तों अब जो टैक्टिक है वो है डेप्ट ट्रैप। जी हाँ, चाइना दोस्तों पहले तो ये समझ लो कि चाइना के पास बहुत पैसा है, बहुत ही ज़्यादा। वो हमेशा रेडी रहता है कि चाइना के बाहर उसको कुछ भी मिले तो वो खरीद ले। चाइना दोस्तों लोन बांटता फिरता है सारी कंट्रीज़ को, जो छोटी कंट्रीज़ है उनको लोन देता है, और सारी उन छोटी छोटी कंट्री को लोन देता है जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। उनको लोन देकर उनके कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट के लिए उनको पैसा देता है, और इस जाल में छोटी छोटी कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, केन्या जैसी कंट्रीज़ को फंसा लेता है। अब छोटी कंट्रीज है तो लोन चुकाने में कैपेबल भी नहीं हो पाती। और एक और बात दोस्तों, चाइना जो भी कंट्रीज़ को उनके प्रोजेक्ट के लिए लोन देता है वहाँ शर्त भी रखता है कि जो भी कंपनी उस प्रोजेक्ट को बनाएगी वो सारी की सारी कंपनीज चाइनीज़ होनी चाहिए। अब दिमाग देखो यहाँ चाइना का। अब अगर चाइनीज़ कंपनी इन प्रोजेक्ट को बनाएगी तो फ़ायदा चाइनीज़ कंपनी को ही तो होगा कि अब चाइनीज़ कंपनी को काम मिलेगा तो चाइना में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और चाइनीज़ कंपनी जो प्रोडक्ट यूज़ करेगी वो प्रोजेक्ट बनाने में वो भी चाइनीज़ ही होगी। और वही अगर सिर्फ चाइना पैसा दे देता किसी कंट्री को बस, तो वो कंट्री बाहर यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज़ की कंपनीज़ को प्रोजेक्ट का टेंडर देती। तो चाइना क्यों चाहेगा चाइना के पैसे से बाहर की कंट्रीज़ का भी फ़ायदा हो। तो जो भी प्रोजेक्ट के लिए चाइना छोटी छोटी कंपनीज को लोन देता है तो उसमें अपने ही कंपनीज को इसको पूरा करने का टेंडर भी देता है।
ताकि बाहर की कंपनीज को फ़ायदा ना हो दोस्तों। और साथ ही साथ चाइना ये जानती भी है कि ये छोटी छोटी कंट्रीज उनके लोन को चुका नहीं पाएगी, तो चाइना उस कंट्री के किसी पार्ट को एक्वायर कर लेता है और वहाँ पर अपना कुछ भी मिलिट्री एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है या वहाँ कंपनीज खोल देता है। ऐसा ही कुछ चाइना ने कुछ टाइम पहले श्रीलंका के साथ किया था। श्रीलंका में हम्बनटोटा नाम के श्रीलंका के दूसरे सबसे बड़े इंटरनेशनल पोर्ट के मॉडिफिकेशन के लिए चाइना ने 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया था। साथ ही साथ श्रीलंका के और छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया था। और जो भी चाइना ने लोन दिया था वो पूरा का पूरा 2 से 3 बिलियन डॉलर के ऊपर था। लेकिन वही श्रीलंका के उस एयरपोर्ट के मॉडिफिकेशन के लिए चाइनीज़ कंपनी को ही टेंडर दिया गया। अब क्योंकि चाइनीज़ कंपनी को टेंडर मिला है तो श्रीलंकन कंपनी को उससे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, है ना। तो श्रीलंका उसके बाद वो लोन को चुका नहीं पाया, है ना। और चाइना ने फिर वही पोर्ट को श्रीलंका से 99 साल के लिए लीज में ले लिया। मतलब पूरे 99 साल के लिए एयरपोर्ट अब चाइना का। देखो, लॉन्ग टर्म विजन के साथ चाइना अटैक कर रहा है कंट्रीज़ पर। वैसे ही केन्या भी अपने कंट्री के रेलवे लाइन के लिए 4.7 बिलियन यूएस डॉलर का लोन लिया था चाइना से। और वैसे ही हंगरी भी चाइना से 1.85 बिलियन यूएस डॉलर का लोन अपने 150 किलोमीटर के रेलवे लाइन को बनाने के लिए लिया था। तो चाइना का डोमिनेंस यहाँ साफ दिखता है दोस्तों। यहाँ जो चाइना लोन देता है वो IMF और वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है इससे काफ़ी टेक्निकली डिफरेंट होता है। अब ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो स्मॉल टर्म विजन देखकर देता है कि किस कंट्री को इस प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे चाहिए। तो IMF और वर्ल्ड बैंक इसी विजन के लिए लोन देता है। वही चाइना छोटी कंट्रीज़ के ज़मीन को हड़पने या कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को हथियाने के लॉन्ग टर्म विजन को देखकर लोन देता है। और पैसा तो है ही उसके पास दोस्तों। और साथ ही साथ चाइना जो कंट्री के ग्रुप्स होते हैं जैसे यूनाइटेड नेशन, ब्रिक्स ग्रुप, उनमें भी अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता ही रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदना चाहता है, उनके स्टॉक्स खरीदना चाहता है और खरीद भी लेता है अपने पैसे से। दोस्तों चाइना बड़े बड़े बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक में भी बहुत पैसे लगाते रहता है। दोस्तों चाइना के पास एक्चुअल में सरप्लस बहुत है। सरप्लस मतलब ये समझो फिलहाल फ्री का पैसा। तो ये बहुत सारे रुपए इंटरनेशनल बैंक में स्टॉक खरीदने या स्टेक खरीदने के लिए लगाते रहता है। दोस्तों चाइना के पास 3 ट्रिलियन डॉलर का सरप्लस है अभी, इंडिया के GDP से भी ज़्यादा। देखो चाइना बैंक्स को भी नहीं छोड़ता, तो वहाँ भी फंडिंग वो करते ही रहता है। दोस्तों कुछ ऐसे बैंक्स के एग्जांपल अभी देता हूँ आपको, जैसे एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल बैंक AIIB, 100 बिलियन डॉलर का यहाँ पे मार्केट कैप है इसका, ठीक है। चाइना इस बैंक को पूरी तरह से डोमिनेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करके, ठीक है। और फिर NDA, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपको चाइना में ही मिलेगा। इसको वैसे ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर खोला था। ब्रिक्स कंट्री में आएंगी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक भी है जिसमें चाइना ने रिसेंटली 2 बिलियन डॉलर दिया है। अफ्रीकन बैंक को भी नहीं छोड़ा चाइना ने। दोस्तों ये कुछ बैंक थी जिसमें चाइना ने इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा कर रखा है। दोस्तों साथ ही साथ चाइना अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है, जिसके अंदर वो एशिया को अफ्रीका और यूरोप के लैंड के साथ 6 कॉरिडोर बनाकर नेटवर्क डालेगा ताकि ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ बढ़ाया जा सके। और हो ना हो चाइना इधर भी बहुत सी कंट्रीज के लिए यहाँ पैसे बढ़ाएगा ज़रूर। दोस्तों और साथ ही साथ चाइना एक और टैक्टिक यूज़ करता है, वो है कॉपी और पेस्ट की। जी हाँ, वो बाहर के कंपनीज के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के टेक्नोलॉजी की कॉपी कर उसे नए प्रोडक्ट वो भी कम दामों पर दुनिया भर में बेचता है, जिससे चाइना वॉल्यूम्स में कमाता है। और जिस कंपनी ने एक्चुअल में वो जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसका धंधा ठप कर देता है। दोस्तों और चाइना जब दूसरे देशों में मेड इन चाइना प्रोडक्ट का ट्रेड करता है और प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है तो वो कंट्री तो उनके प्रोडक्ट को यूज़ करती है, लेकिन चाइना बाहर की कंपनीज का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता। ये वन साइडेड ट्रेड खेलता है, वन साइडेड लव की तरह, ठीक है। इधर दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ वो दूसरा वैसे चाइना आएंगे। जी हाँ, अब समझो कैसे। चाइना अपने बनाए गए एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को दुनिया भर में बेचता है, लेकिन जब वही दूसरे देशों की सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को चाइना में यूज़ करने की बारी आती है तो वो ऐसा नहीं करता, जबकि उन्हीं सारे एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर की क्लोनिंग करके उसको वही यूज़ करता है। जैसे गूगल हो गया चाइना में बायडू, जो कि पूरे चाइना में सर्च इंजन की मार्केट का लगभग 80% शेयर लेकर रखा है। वही यूट्यूब वहाँ हो जाता है यूकू, और फेसबुक को चाइना ने बैन कर रिप्लेस किया है उसको वीचैट और क्यूक्यू नाम के एप्लीकेशन से। तो ये टैक्टिक यूज़ कर वो बाहर के सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज का बिजनेस चौपट करता है। इसलिए अमेरिका ने चाइना के प्रोडक्ट में अमेरिका के अंदर 112 बिलियन डॉलर के गुड्स इंपोर्ट में 15% का टैरिफ बढ़ा दिया। मतलब चाइना के सारे प्रोडक्ट के टैक्स को अमेरिका के अंदर बढ़ा दिया था, जिससे चाइनीज प्रोडक्ट की प्राइस अमेरिका में बढ़ गई। और करे भी क्यों ना, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन क्लोनिंग की वजह से USA को बिलियंस में नुकसान होता था।
तो दोस्तों ये कुछ ऐसे चाइनीज़ टैक्टिक है जो सिर्फ चाइना ही यूज़ करता है। दोस्तों ताइवान जैसी कंट्री के साथ भी ये ऐसे ही बिहेव करता है। ताइवान के साथ चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट होते ही रहते हैं। वहीं हाल ये चाइना हांगकांग के साथ भी करता है। दोस्तों अब टाइम आ गया है कि चाइना को जवाब देने का, उसके सारे एप्लीकेशन, उसके सॉफ्टवेयर, उसके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का। खैर आसान नहीं उतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट चाइना से इंडिया में आता है। इंडिया सबसे ज़्यादा चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, ऑर्गेनिक केमिकल, आयरन्स और फर्टिलाइजर जैसी चीज़ें बिलियंस में इंपोर्ट करता है। बाहर की कंट्रीज जैसे यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने भी चाइना के बाहर 1000 कंपनीज को चाइना से बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया है। इंडिया ने भी करीब 500 से ऊपर चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया है आने वाले टाइम में। दोस्तों इसको समझो, अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो चाइनीज़ कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, और जिस देश की कंपनी ग्रोथ करती है उस कंट्री की इकोनॉमी पावरफुल होती है, और जिस देश की इकोनॉमी पावरफुल होती है उसका डिफेंस बजट पावरफुल होता है, और जिस कंट्री का डिफेंस बजट पावरफुल होता है तो उसकी आर्मी पावरफुल होती है। और अगर आर्मी पावरफुल होगी तो चाइना जैसी कंट्री को हिम्मत आएगा ना कि वो हमारे 20 सोल्जर पर गलत तरीके से अटैक करके उनको मार सके। तो हमारे भाइयों को मरते हुए देख रही क्यों? धीरे धीरे करके हम चाइना के डोमिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए सारी कंट्रीज़ को एक साथ होना होगा। चाइना के साथ ट्रेड को घटाना पड़ेगा, उसके सारे प्रोडक्ट को मार्केट में डिमांड से हटाना पड़ेगा। तो ऐसा करके चाइना के डोमिनेशन को हम यहाँ ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एनालिसिस कि कैसे चाइना सारे के सारे कंट्रीज़ पर इम्पैक्ट डालता है बहुत ही बुरे तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर